हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ के अंदर मेंसुरेशन जो हमने सब स्टार्ट कर दिया था, 5-6 क्लास कंप्लीट कर ली। वर्थ की हमने एक क्लास कंप्लीट किया था, वहाँ पर वर्थ की सेकंड क्लास है। उसके बारे में जितने भी पैटर्न, जितने भी सूत्र थे वो सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, उससे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए थे वहाँ पर वर्थ के बारे में। आज वर्थ के अंदर जो कुछ रहा हुआ भाग है वो कंप्लीट करेंगे। कैसे, देखो ये अपना एक वर्त है, ये किसी वर्त का केंद्र बिंदु है। वर्त के केंद्र बिंदु से रेडियस त्रिज्याएं हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखें। उसी तरह कोई वर्त है, कोई वर्त की ये जीवा दी हुआ है। उसी तरह एक वर्त का ये डायमीटर होता है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, डायमीटर ये जीवा है, कॉर्ड। ठीक है, उसी तरह इसे व्यास कहते हैं यानी डायमीटर। ठीक है, अब देखो जीवा और डायमीटर, यदि क्वेश्चन ये भी एक जीवा ही है तो सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास ही होती है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखिए। जो वर्त की परिधि है, ये वर्त की परिधि है जो दो भागों से टच करती है। ठीक है, उसी तरह डायमीटर वर्त की परिधि को दो भागों से टच करता है। अब देखो व्यास, जैसे यहाँ पर इसका केंद्र है, ये भी साइड भी आर है, ये भी आर है। इसका मतलब क्या है, डायमीटर क्या होता है, जैसे आर का दुगुना 2r बराबर क्या होता है, डायमीटर का दुगुना। उसी तरह रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखें। ठीक है, यानी त्रिज्या का दो गुना है वो व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, उसी तरह हमने वर्त का एरिया पढ़ा था। एरिया क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पढ़ा था, वहाँ पर परिधि के बारे में पढ़ा था। एरिया यानी क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। तो वर्त की परिधि का क्या फार्मूला था, 2πr था। ठीक है, ये एक सर्कल दिया है यानी वर्त दिया गया था। उसी तरह एक हमने अर्धवर्त के बारे में पढ़ा। अर्धवर्त, ये अर्धवर्त होता है, इसका एरिया क्षेत्रफल का क्या फार्मूला था, πr²। वर्त का जो फार्मूला होता है ना क्षेत्रफल का, उसका आप कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका सर्कमफ्रेंस, परिधि कैसे निकाले, बस यही गलत हो जाता है। जैसे वर्त की परिधि 2πr होता है, इसका आप कर देंगे तो πr छोड़ देते हैं, πr गलत है भाई। अब देखो ये भी चीज़ वर्त की परिधि के अंदर ऐड होती है, क्यों, कटने के बाद में ये चीज़ भी बच जाती है परिधि के अंदर। जैसे यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पर इस तरह चाप लगाई गई थी, इसी तरह इसके नीचे। ठीक है, तो ये भाग भी बच गया, इस साइड आर है तो ये भी आर है। कहने का मतलब 2r उसके अंदर ऐड होगा। या फिर इस तरह निकाल देंगे, πr + 2r का मतलब क्या है, डायमीटर, मतलब त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, डायमीटर। इस तरह भी लिखा होता है। ठीक है, चीज़ों को समझें। कहने का मतलब क्या है, 2πr/2, πr मत छोड़ देना, अर्धवर्त की परिधि। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर 2r और ऐड होगा, यानी डायमीटर और ऐड होता है इसके अंदर। अब इनसे आगे ये चीज़ें हमने पिछली कक्षा के अंदर सारी डिस्कस कर ली। अब इससे आगे पढ़ेंगे कैसे। जैसे पहले हम बेसिक से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। जैसे कोई एक वर्त है, ठीक है, ये कोई वर्त का ये कौन सा भाग है, वर्त का त्रिज्या जैसा भाग दिखाई देता है, इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे नाम दे दिया AOB। ठीक है, ये इसी तरह है, ये भाग त्रिज्यखंड होगा। AOB किसी वर्त का त्रिज्यखंड है, त्रिज्या की तरह, जैसे त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है, त्रिभुज त्रिज्यखंड। ठीक है, देखो त्रिज्यखंड क्या है, ये चीज़ें थोड़ा समझें अच्छी तरह। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ सकता है। अब यहाँ पर थीटा का मान है। अब एक चीज़ पॉइंट समझें, देखो उसी तरह एक वर्त है, ये एक चाप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चाप है, इसे एल नाम दे दिया। तो एल कैसे निकाला जाता है, ये इसकी आर है तो ये भी क्या है, इसकी आर। यहाँ पर क्या है, थीटा। चाप है, वो चाप कैसे होती है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक चाप है, तो ये कैसे निकाली जाएगी, जैसे इसके अंदर क्या होगा, कोण होगा, यानी एंगल गुणा में। ठीक है, आर का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। ये भी पॉइंट याद रखें। चाप है तो कोण गुणा में त्रिज्या बनता है। देखो चाप कैसे नहीं, इस त्रिज्या और इसके अंदर क्या दिया होगा, कोण होगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे, जैसे पूरा एक सर्कल है, टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। कहने का मतलब 2πr। देखो 2π है, 2π का मान 180 गुणा 360 का बनाता है। इस चीज़ों को थोड़ा समझ अच्छी तरह। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब एक चीज़ देखिए, पूरा सर्कल, एक बार सपोज करें पूरा सर्कल कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 360 का। तो क्या करेंगे अपने थीटा बटे में 360, टोटल में से जैसे थीटा जो भी एंगल दिया हो वो लेंगे। जैसे परसेंटेज निकालते हैं, 600 में से जितनी ऊपर आती है वो लिखते हैं। जैसे 360 में से थीटा दिया ऊपर लिखेंगे,
गुणा में क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसी तरह इसे कह सकते हैं ये लघु त्रिज्यखंड है, कई बार पूछ सकता है लघु। उसी तरह दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये 10वीं के क्वेश्चन हैं सारे, 10वीं लेवल है, मैट्रिक्स लेवल पूछता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। चीज़ों को थोड़ा समझें। पूरे सर्कल में से हम लघु त्रिज्यखंड का घटा देंगे तो इस दीर्घ का बच जाएगा। ठीक है, कैसे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का घटा देंगे तो इस लघु जो अपना त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल का आ जाएगा आंसर। या फिर हम कैसे निकालें, थोड़ा अच्छी तरह समझें। पूरा थीटा है वो कितने का है, एक सर्कल का 360 है। 360 में से जो त्रिज्यखंड का जो थीटा है वो घटा देंगे। ठीक है, देखो 360 में से जो त्रिज्यखंड का जो थीटा वो घटा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे 360। ठीक है, गुणा के अंदर उसी तरह पाई आर स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखो ये थीटा मान लो 60 डिग्री का है, लघु त्रिज्यखंड का थीटा वो 60 का, क्या करेंगे 360 माइनस 60 तो कितना बच जाएगा 300 बटे हम क्या कर देंगे 360। उसी तरह आगे क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का घटा देंगे, या लघु त्रिज्यखंड का जो थीटा दिया हुआ है, जो एंगल अपना दिया हुआ है जैसे 60 डिग्री का, वो 360 में से घटा देंगे, बटे में क्या लिखेंगे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। 2 पॉइंट ये थे। अब यहाँ से और पॉइंट कैसे बनते हैं, देखो 2 पॉइंट और देखते हैं। उसी तरह एक होता है कोई वर्त का वर्तखंड। ये वर्तखंड क्या है, अब चीज़ों को थोड़ा समझे अच्छी तरह। जैसे कोई जीवा है किसी वर्त की, ये एक केंद्र बिंदु है वर्त का, यहाँ से ठीक है नाम दे दिया ए ओ बी। अब इसको कैसे निकालें, अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ओ बी क्या है, चीज़ों को थोड़ा समझे। ए ओ बी क्या है, एक त्रिज्यखंड है, पूरा त्रिज्यखंड है ए ओ बी। इसमें से हम इस त्रिभुज का घटा देंगे, त्रिभुज है, त्रिभुज का घटा देंगे तो ये वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा इस भाग का। इसे हम वर्तखंड कहते हैं, वर्तखंड। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ से इस तरह बनेगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसी तरह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, या इसे कह सकते हैं लघु वर्तखंड। उसी तरह लेंगे हम इसे लघु वर्तखंड। कहने का मतलब इस त्रिज्यखंड ए ओ बी के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का घटा देंगे इतने का, तो किसका आ जाएगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल पूरे सर्कल के एरिया में से। कहने का मतलब वर्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम घटा देंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल तो किसका आ जाएगा, इस दीर्घ का आ जाएगा। समझें इन चीज़ों को, ठीक है ना। मतलब ये एक दीर्घ वर्तखंड है, पूरे में से इस दीर्घ वर्तखंड, इस लघु वर्तखंड का घटा देंगे तो इस दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। लघु वर्तखंड का कैसे निकाला जाता, लघु त्रिज्यखंड का कैसे निकाला जाता है, और दीर्घ जो अपना त्रिज्यखंड है वो कैसे निकाला जाएगा। 360 में से दीर्घ जो लघु वाला जो थीटा दिया वो घटा देंगे। उसी तरह वर्तखंड का उसको कैसे निकालेंगे कि त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का घटा देंगे तो इसका आ जाएगा, पूरे वर्त में से लघु वर्तखंड का घटा देंगे तो दीर्घ वर्तखंड का आ जाएगा। एक और पॉइंट देखो, एक पूछ सकता है इसमें चाप की लंबाई, अपनी जो चाप है उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो ठीक है, ये अपनी चाप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एल नाम दिया है, इसकी चाप की लंबाई निकालनी हो तो कैसे, थीटा बटे 360 गुणा में क्या कर देंगे 2 पाई आर। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखेगा।
जब भी चाप की लंबाई पूछी जाए, ये रेडियस है, ये अपनी आर है, ये भी आर इक्वल है, तो ये यहाँ पर क्या है थीटा। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर, चाप की लंबाई निकल जाएगी। और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। एक वर्ताकार पथ का बाह्य आंतरिक व्यास क्रमशः, एक वर्ताकार जो पथ है उसका बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः, देखो एक वर्ताकार है, चीजों को थोड़ा अच्छी तरह समझें। एक वर्ताकार पथ का बाह्य व्यास दिया गया है, बाह्य व्यास अपना 728 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या कितनी आ जाएगी आर, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल त्रिज्या कितनी है 364 है। ठीक है, 364 सेंटीमीटर है। और आंतरिक व्यास दिया गया है, उसके बाद में आंतरिक व्यास दिया गया है, आंतरिक व्यास है 700 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 350 आ जाएगी। ठीक है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 350 आ जाएगी। यहाँ से लेकर अंदर वाला जो वर्त है उसकी रेडियस कितनी है 350। ठीक है, अब बिल्कुल ईजी है, पथ की चौड़ाई पूछी गई, इस रास्ते की चौड़ाई बिल्कुल ईजी है, निकल जाएगा। पूरा 364 है, उसमें से 350 घटा देंगे तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, पथ की चौड़ाई पूछी गई, तो पथ की चौड़ाई आ जाएगी आंसर 364 माइनस 350, 14 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी वर्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि, किसी वर्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि है और बाहरी परिधि में 33 मीटर का अंतर है। आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि में 33 मीटर का अंतर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। परिधि है जैसे आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि, मतलब परिधि है कोई भी, उन दोनों के बीच में अंतर डिफरेंस कितना दिया गया है, दोनों परिधियों के बीच में 33 मीटर का डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, 33 मीटर का डिफरेंस है। तो उसी तरह वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, जैसे बाह्य जो परिधि है उसे बड़े आर कह दिया, अंदर वाले के कह दिया 2 पाई छोटे वाले आर, इसका अंतर कितना है 33। बाद में रास्ते की चौड़ाई पूछी गई तो क्या चीज़ कॉमन बाहर आ जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो आर माइनस आर। ठीक है, इजिकल टू कितना है 33। ठीक है, 2 पाई यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर भाग में आ जाएगा, 33 भाग में क्या आ जाएगा 2 पाई का मान 22/7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 11 से घटेंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33। ठीक है, उसके बाद में कितना आएगा 7 21/4। ठीक है, 21/4 आ जाएगा, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी बच जाएगी 21 और 4 से 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितने मीटर का है रास्ता 5.25 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। एक वर्ग की परिधि और व्यास का अंतर 150 मीटर है। एक वर्ग की परिधि है और व्यास का अंतर, वर्ग की परिधि और व्यास का अंतर है 150 मीटर है, तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करें। वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वर्ग का व्यास क्या होता है 2 आर होता है, मतलब रेडियस का दुगुना। ठीक है, इजिकल टू कितना दिया गया है 150, तो निकाल लेंगे यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 2 आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर पाई माइनस इस साइड क्या बचेगा 1, इजिकल टू कितना आ जाएगा 150। तो 2 जैसे निकाल दो सीधा 2 से काट देंगे डायरेक्ट, तो r इंटू क्या आ जाएगा पाई का मान 22/7 माइनस 1, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अब देखो r गुणा में 22 7 एकम 7, 22 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15/7 बराबर है 75। r का मान कितना आ जाएगा 75 में 15 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 7 नीचे ही ऊपर चल जाएगा, 15/75। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी वर्त की त्रिज्या है वो 35 आ जाएगी। ठीक है, यही से इतना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वर्त का व्यास 2r होता है। देखो भाई वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होता है, व्यास कितना होता है 2r। ठीक है, व्यास को 2r लिख सकते हैं, त्रिज्या का दुगुना बराबर है 150। अब 2r कॉमन है, 2r कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2r कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से देखो 2r कॉमन आने के बाद में क्या बचता है देखो पाई बच जाएगा, यहाँ से 2r बाहर आएगा तो 1 आ गया, इस साइड 150 है, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 75।
पाई का मान 22/7 होता है -1, 22 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15/7 बराबर 75। तो आर का मान 15/7, इस साइड जाएंगे तो नीचे 15 ऊपर 7 हो जाएगा, 15 5 75, आर का मान 35 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। अगला, दो वर्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दो वर्त हैं, जैसे एक वर्त है R1 है, उसकी त्रिज्या है वह 10 सेंटीमीटर है, दूसरे R2 है, उसकी त्रिज्या है वह 24 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कोई तीसरा वर्त उसे R3 कह दिया, इस वर्त की त्रिज्या निकालनी है। ऊपर दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, तीसरा जो वर्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो कैसे निकालें? तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर है पाई R3 का स्क्वायर। मतलब क्या है कि दो वर्त के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। दो वर्त का क्षेत्रफल है वो तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी? यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा है? वह R1 का स्क्वायर, अगली साइड क्या बचा है? वह R2 का स्क्वायर बराबर है पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, R1 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, उसी तरह R2 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 576 बराबर है R3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 676 बराबर है R3 का स्क्वायर। 676 क्या का स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर बराबर है R3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर। इसका मतलब तीसरे वर्त की त्रिज्या वो कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, वर्त की 30 मीटर लंबी जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये कोई एक वर्त है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह की। ये कोई एक वर्त दिया गया है, एक वर्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा कॉर्ड यही होती है, जीवा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी? 30 सेंटीमीटर है। जीवा वही होती है जो वर्त की परिधि को दो जगह से टच करती है। ठीक है ना, जैसे एक जगह यहाँ पर कर दिया, एक जगह बस जीवा है वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती, लेकिन केंद्र से होकर डायमीटर गुजरता है, उसे भी जीवा का नाम दिया, जीवा कह सकते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या वर्त की? तो व्यास होता है। ठीक है, केंद्र से ये जीवा है, ये किसी वर्त का केंद्र है, यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वर्त की त्रिज्या निकालनी है। अब देखो, केंद्र से त्रिज्या हमेशा इक्वल होती है, ये भी त्रिज्या है, इस साइड भी त्रिज्या, ये सारी इक्वल है। अब देखें, केंद्र से जहाँ पर जीवा पर एक परपेंडिकुलर ड्रान है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर टोटल 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 30 है, तो इस साइड कितना बच गया? 15। इस साइड भी क्या हो गया? 15। वर्त की जो केंद्र बिंदु से जो विलंब परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब पूरा 30 है तो 15 इस साइड आ जाएगा, 15 इस साइड आ जाएगा। उसी तरह हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल है जैसे 90 डिग्री की, ये इसके अंदर क्या है? लंब है यानी परपेंडिकुलर, ये इसका बेस यानी आधार, ये कर्ण क्या होता है? इन दोनों के वर्गों का स्क्वायर इस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जब भी कर्ण स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर 90 डिग्री का, तो ये निकालना, नाम दे दो कुछ भी, ए ओ बी, त्रिज्या निकालने ही इसे सी कह दिया। ठीक है, जीवा। अब उसी तरह ये लंब है, ये इसका आधार है, तो कर्ण निकालना, तो कर्ण यानी ए ओ की लंबाई निकालनी है, यानी त्रिज्या की, एक वर्ग की त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? उसी तरह क्या कर देंगे? 15 का स्क्वायर प्लस क्या का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 2 से 25, 8 का स्क्वायर 64, 2 से 89 हो जाएगा। 2 से 89 क्या का वर्गमूल होता है? 17 का। तो इसका मतलब इस वर्ग की त्रिज्या ओ से ए तक की लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में केंद्र से 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में, उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है? 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करें। ये एक जीवा है, इस केंद्र से कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस जीवा की लंबाई निकालनी है, तो कैसे निकालें? नाम उसी तरह ए ओ बी सी। अब मतलब ए सी क्या है? ये अपनी एक जीवा है,
ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ बी की निकाल देंगे। इसका मतलब एफ बी है उतनी ही क्या है, बी सी। तो जीवा की लंबाई निकल जाएगी, एफ बी के आने के बाद में बी सी की भी उतनी ही होगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, तो उसी तरह ये कर्ण है, ये इसका लंब है, तो एफ बी निकाल लेंगे, यानी आधार निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 169 में से 144 हटाएंगे 25, 25 का वर्गमूल होता है 5 का, तो ये 5 है, तो ये भी कितना है 5, ठीक है। इसका मतलब इस जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 + 5 कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये थे इससे वर्क से रिलेटेड जो 10वीं के लेवल के जितने भी कंसेप्ट थे हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। अब जैसे 2D मेंसुरेशन के हमने जितनी भी चीज़ें थी वो सारी लगभग कंप्लीट कर ली। अब इसके अंदर जैसे अपने पास 2 पॉइंट रहते हैं, एक अपने पास षष्ठभुज है, ठीक है, एक अपने पास है अष्टभुज। एक अपने पास षष्ठभुज है, दूसरी अपने पास है अष्टभुज है। षष्ठभुज इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 6 भुजाएं होती हैं। अष्टभुज इसका मतलब इसके अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं, ठीक है। कैसे, देखो, षष्ठभुज यानी 6 भुजाएं, अष्टभुज यानी 8 भुजाएं। तो षष्ठभुज है उसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अष्टभुज, जैसे हमने समबाहु ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, 3 भुजाएं इक्वल होती हैं, तो षष्ठभुज में वहाँ पर क्या पढ़ा था, √3/4 a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर 6। षष्ठभुज है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे, बस यही फार्मूला याद रखें। अब इसका परिमाप का क्या फार्मूला है, परिमाप बराबर है क्या है, 6 गुणा में a यानी भुजा 6a आ जाएगा। उसी तरह अष्टभुज के बारे में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि अष्टभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें एग्जाम इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन 2 इंटू क्या आता है, √2 + 1 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, समझ जाएंगे, a का मतलब भुजा का स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान रखें अच्छी तरह। 2 इंटू √2 + 1 a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, जहाँ पर भी ये लिखा हुआ ये भुजा है। उसी तरह इसका परिमाप क्या होता है, भुज का परिमाप क्या होता है, 8a यानी 8 जो भुजा है उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर, जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने इन चीज़ों के बारे में, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे। देखो 2 √3 भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 √3 भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजा है ये, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, 6 गुणा में √3/4 a का स्क्वायर। उसी तरह 6 गुणा √3/4 a का स्क्वायर, a यानी इसका स्क्वायर। 2 √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिख देंगे, 2 √3, ठीक है। जैसे हमने 2 से काटा, 2 × 6 2 × 4, ठीक है। अब इनकी गुणा कर देंगे, देखो 2 की 2 से गुणा करें 4, और √3 के √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 4 × 3 12, ठीक है, 12 × 36, 36 √3 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या हुआ है 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 18 √3 षष्ठभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 × 6 2 × 4 कट गया है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। 2 √3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट, 4 × 3 12, ठीक है। अगला एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल, भुजा है वो कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो षष्ठभुज का 6 गुणा में √3/4 a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब 1 दी है भुजा, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, यही आना है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 × 6 3 √3/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी 2D मेंसुरेशन से रिलेटेड क्लास, ठीक है। कल हम 3D शुरू करेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन के बारे में, किस तरह घन का वहाँ पर आयतन निकाला जाता है, किस तरह घनाओं का, किस तरह बेलन कोण, जितने भी प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। 2D है वो अपनी अपनी सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। वो चीज़ें एक आधी हैं, जैसे कोई समरूप ट्रायंगल दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है तो भुजा पूछी जाए, ठीक है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्लास जिस टाइम पे हम क्वेश्चन करेंगे 50-60 के लगभग 2D और 3D से रिलेटेड, ठीक है। ये थी 2D सारी कंप्लीट हो गई। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मुझे धन्यवाद।